वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में पास्ट एग्ज़ाम की अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2021, उसका क्वेश्चन 3 भी डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप फ्रॉडलेंट परचेजेस एंड प्लेज सिनेरियो का जो है वो टाइटल दे सकते हैं। तो एक सिनेरियो है और इसको कैसे डील करना है इस पर हम बात करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ ₹700,000 फ्रॉम एमरल्ड ज्वेलर्स and issued a check in favor of EJ, fully knowing that she does not have enough funds to make the payment. तो एज अ पॉइंट, जब आपको पता हो कि आप एक ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं जो कि आपका परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो ऐसा प्रॉमिस करना जो है वो फ्रॉड के डोमेन में आता है। Consequently, the check was dishonored because of insufficient funds in Maria's bank account. EJ demanded to return the necklace. However, before the said demand, Maria had pledged the necklace with Ruby Traders against an obligation of ₹800,000. तो उसको जो है उन्होंने वो प्लेज करवा लिया। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मारिया एंड ईजे, आल्सो एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द प्लेज and discuss whether EJ would be able to recover the necklace. So basically there are two requirement. स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट जो पहले ज्वेलर के साथ हुआ उसको डिस्कस करना है, और उसके बाद वैलिडिटी ऑफ प्लेज को डिस्कस करना है। तो ये दो एंगल्स जो हमने डिस्कस करने हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिनेरियो में हमेशा याद रखें कि जो आप कंक्लूजन या एडवाइस देंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, उसके साथ जो लीगल रीजनिंग है वो लाजमी मेंशन करनी है। तो हम आंसर को, वैसे तो ये पार्ट वाइज नहीं है लेकिन इसको फर्दर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे रिक्वायरमेंट है। पहले हम परचेज को डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि मारिया को ये पता था कि उसके पास इनफ फंड्स नहीं है, और फिर भी एक चीज़ बाय की और उस पर चेक दिया, तो क्लियरली शी मेड अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो जो कॉन्सेंट है ईजे की, एमरल्ड ज्वेलर्स की, वो कॉज बाय फ्रॉड है, क्योंकि इंटेंशन के साथ है ना कि जानते बूझते किया। तो इसे आप वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, ये फ्रॉड है क्लियरली। देयर फॉर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एमरल्ड ज्वेलर्स। तो ये पहला स्टेप, तो हम स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी बात है प्लेज की। तो प्लेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नोटिस करें कि कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंट नहीं हुआ था। उन्होंने डिमांड किया है रिटर्न ऑफ नेकलेस, लेकिन उस डिमांड से पहले ही प्लेज हो चुका था। तो ये एक सिनेरियो हम कवर करते हैं प्लेज में कि जब ऐसी चीज़ का प्लेज कर लिया जाता है जो पोजेशन में होती है बायर के अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो Maria obtained possession of necklace under a voidable contract. However, she pledged the necklace before the contract was rescinded. क्योंकि ये सेंटेंस फोकस करें, तो अगर रिसेंड हो चुका होता कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, तो फिर ये वाइडेबल ना, फिर तो वाइड हो चुका होता, और फिर इन दैट केस जो है वो प्लेज जो है वैलिड ना होता। लेकिन अब प्लेज जो है वो वैलिड है एंड आरटी हैज़ एक्वायर्ड अ गुड टाइटल, यानी प्लेज वैलिड हो गया, लेकिन उसमें भी शराइत हैं प्लेज की कि ऐसे में जो प्लेजर है उसने एक्ट किया इन द गुड फेथ विदाउट एनी नोटिस ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। यानी अगर रूबी ट्रेडर्स को ऑलरेडी ये पता था कि ये फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया हुआ नेकलेस है और फिर उन्होंने दे दिया होगा, तो फिर प्लेज वैलिड नहीं होगा। बट अदरवाइज इफ़ दे एक्टेड इन गुड फेथ, उन्हें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम क्या है इस नेकलेस के साथ, एंड दे प्लेज्ड इट, तो फिर ये एक वैलिड प्लेज कंसीडर होगा। और ऑब्वियसली जो इसमें हम कहेंगे कि जो ईजे है, जो ये पूछा हुआ है कि वेदर ईजे वुड बी एबल टू रिकवर द नेकलेस, तो द आंसर वुड बी कि दे वॉन्ट बी एबल टू रिकवर द नेकलेस। तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद जो रेलिवेंट डिस्कशन है उसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 एंड 178 ए डिस्कस हो रहा है। 17 फ्रॉड पर, और 178 ए जो है वो प्लेज ऑफ अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ये चैप्टर 4 में पेज 85 पे जो फ्रॉड से रिलेटेड डिटेल्स गिवन है, और पेज 196 पर प्लेज से रिलेटेड। अगर जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स किए हैं, 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, तो ऑन दैट बेसिस मार्किंग स्कीम जब बनेगी तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस करने के 2 मार्क्स, और फिर वैलिडिटी ऑफ प्लेज और रिकवरेबिलिटी ऑफ नेकलेस को डिस्कस करने के 2 मार्क्स वो अलग हैं। तो ये दो दो करके टोटल 4 मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं अगर आपने दोनों बातें प्रॉपर रीज़न के साथ डिस्कस की हैं। अब ज़रा एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं। तो examinees did not cover all the requirement under this part of the question and focused only on the validity of pledge, thereby ignoring to discuss the status of agreement.
सो ये बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था फ्रॉड का, लेकिन बाद वक़्त क्या होता है कि जब आप रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ते और एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो कई स्टूडेंट्स ने 4 में से जस्ट 2 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, हालांकि उनके नॉलेज भी प्रॉपर होगा। Second, many examinees were not able to comprehend that the contract between Maria and EJ was voidable at the option of EJ due to fraud committed by Maria। ये वही वाला पॉइंट है कि स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट जो है उसको उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि ये एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिनेरियो है। तो उस जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिनेरियो नहीं अगर कोई पिक कर पाया, तो फिर वो तो ना पहले स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट को सही डिस्कस करेगा और ना उसकी बेस पे प्लेज को सही डिस्कस कर रहा होगा, तो उसको तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि एग्जामिनीज फेल टू स्टैब्लिश दैट द प्लेज वाज वैलिड सिंस मारिया प्लेज द नेकलेस बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज रिसेंडेड बाय ईजे। तो ये जो पॉइंट था कि बिफोर द सेट डिमांड, तो ये फ्रेज अगर आप मिस कर रहे होंगे तो फिर आपका जो डिसीजन है वो डिफरेंट बन जाएगा। तो ये 3 बातें फोकस करनी थी। तो सारी पॉइंट जो मेन है वो इसमें लेसन ये है कि रिक्वायरमेंट्स को फोकस करें, हर रिक्वायरमेंट को सेपरेटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, और क्वेश्चन के जो सिनेरियो पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हर जो फ्रेज है उसको फोकस करके पढ़ेंगे ताकि उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड कर सकें। So that's all for today. Have a good day.